दोस्तों, आज के समय में हम चाहते हैं कि हमारा हर काम जल्दी हो सके ताकि हमारे समय की बचत हो, क्योंकि हर कोई पैसे कमाने की दौड़ पे है। जल्दी खाना हो जाना, जल्दी नाश्ता हो जाना, जल्दी तैयार हो जाना, जल्दी बातें हो जाना, या हो सके तो जल्दी ट्रांजैक्शंस भी हो जाना। तभी शायद भारत में यूपीआई आते ही बहुत ही बड़ी डिजिटल क्रांति आ गई है। आज के डिजिटल युग में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई हमारे आम जीवन के लेन देन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लॉन्च किया, और अब ये हर किसी की जिंदगी के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यूपीआई की शुरुआत कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ, तो देखिए, यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी, जब भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने इसे विकसित किया। इसका मुख्य उद्देश्य था तेज, सरल, सुरक्षित लेन देन को बढ़ावा देना। शुरुआत में केवल कुछ बैंक इसकी सुविधा को सपोर्ट करते थे, लेकिन समय के साथ साथ यूपीआई ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली कि आज हर छोटे बड़े व्यवसाय चलाने वाले दुकानदार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या आम नागरिक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि यूपीआई कैसे इतना आगे बढ़ गया और कैसे इतना आसान है, सोचिए पहले जब आप बैंक जाते थे, आपको किसी को पैसे भेजने होते थे तो आप बैंक में एक लंबी लाइन में लगे रहते थे और बहुत ही समय अपना बर्बाद करते थे वहाँ पे। लेकिन अब बस एक क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई की पिन डालो और पेमेंट सेकंड में चली जाती है। यूपीआई से जुड़े कुछ अगर रोचक तथ्य की मैं आपसे बात करूँ या कुछ आंकड़े आपसे साझा करूँ, तो साल 2024 में यूपीआई ने तकरीबन 1 अरब 72 करोड़ ट्रांजैक्शन किए, जिनकी कुल वैल्यू 247 लाख करोड़ थी, या कहें 247 नील। 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शन का अनुमानित ग्रोथ 25% सालाना रहने की संभावना है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले यूपीआई ऐप्स की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है फोन पे का, जिसका मार्केट शेयर 47% है। दूसरे नंबर पे आता है गूगल पे, जिसका मार्केट शेयर तकरीबन 33% है। और तीसरे नंबर पे आता है पेटीएम, जिसका मार्केट शेयर है 11%। और अन्य भी कई ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि अमेजॉन पे, भीम, व्हाट्सएप पे, एसेट्रा एसेट्रा, इनका उतना शेयर नहीं है। यूपीआई का जलवा अगर आपको समझना हो ना, तो बस आप इससे समझ सकते हो कि आज की डेट में तकरीबन 300 से ज़्यादा बैंक इसको सपोर्ट करते हैं। हर छोटे बड़े गांव में, हर छोटे बड़े शहर में इसकी पकड़ बन चुकी है। और अब यूपीआई सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है। सिंगापुर, दुबई, नेपाल, फ्रांस, श्रीलंका जैसे देशों में भी इसे स्वीकार किया जा रहा है। यूपीआई को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यूपीआई ने भले ही डिजिटल ट्रांजैक्शन को आसान बना दिया हो, लेकिन इससे साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, खतरा भी बढ़ गया है। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको निम्नलिखित सुरक्षाओं को ध्यान में रखना होगा। पहला, कभी भी किसी को अपना यूपीआई पिन कोड शेयर ना करें। यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए 4 या 6 अंकों का पिन जरूरी होता है। अगर कोई आपसे पिन मांगता है, चाहे बैंक का अधिकारी ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसको पिन नहीं देंगे, क्योंकि ये हो सकता है आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा हो। तो सतर्क रहें, क्योंकि बैंक या एनपीसीआई, माफ कीजिएगा, कि कभी भी आपका पिन नहीं पूछेंगे ये लोग। रियल लाइफ उदाहरण अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लीजिए मेरे किसी दोस्त को कॉल आया और उससे पूछा गया कि तुम अपनी यूपीआई पिन बता दो, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, नहीं बताओगे तुम्हारा अकाउंट बंद हो जाएगा, और उसने अगर पिन बता दी, तो हो सकता है उसके पूरे अकाउंट के पैसे गायब हो जाए, क्योंकि ये कोई फ्रॉड कॉल होगा। दूसरा, अगर उदाहरण की मैं बात करूं, तो अज्ञात क्यूआर कोड स्कैन मत करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्यूआर कोड होते हैं जो सिर्फ आपके फ्रॉड करने के लिए होते हैं, ताकि आप उसको स्कैन करें और एक ही झटके में आपके अकाउंट से सारा पैसा साफ। ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं, तो अज्ञात लिंक पे क्लिक ना करो। कई बार होता है बहुत से मैसेजेस में, बहुत से दोस्तों के द्वारा या व्हाट्सएप पे ऐसे प्रमोशंस के द्वारा एक लिंक हमको रिसीव होती है। अगर वो आप क्लिक करते हो, कई ऐसी लिंक होती है जो जेन्युइन नहीं रहती, तो किसी भी अनजानी लिंक पे आप क्लिक मत करो, हो सकता है उससे भी आपके बैंक के पैसे चले जाएं। चौथी अगर मैं बात करूं, तो ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करें अपने कार्ड पे, यूपीआई पे, हर जगह पे। ट्रांजैक्शन लिमिट से मेरा मतलब है, आप अगर बैंक की सेटिंग में अगर आपसे नहीं भी आता हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐप से कर सकते हैं या बैंक की वेबसाइट से कर सकते हैं। नहीं आता हो तो आप नज़दीकी किसी बैंक की शाखा में कांटेक्ट करिए, उनसे बोलिए कि आपकी लिमिट सेट कर दें। उससे क्या होगा कि एक दिन में 50,000 से ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा, जितना भी आप चाहेंगे उस अमाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, ताकि आपके पेमेंट सुरक्षित रहे। 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूं, तो केवाईसी और ऐप को हमेशा अपडेटेड रखें। कई बार हम अपना एड्रेस चेंज करते हैं, शादी के बाद लड़कियों का नाम चेंज होता है, सो ऐसी चीज़ें आप अपनी नज़दीकी बैंक की शाखा में अपडेट करवाइए, अगर आपके आधार कार्ड में आप अपडेट करा रहे हैं तो। और नया और अपडेटेड ऐप हमेशा प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, क्योंकि उसमें कई बार सिक्योरिटीज अपडेट होती हैं। अलग अलग प्रकार के नए नए वायरस लोग बनाते रहते हैं आपको ठगने के लिए, और बैंक भी उससे सुरक्षा के लिए एंटीवायरस बनाते रहते हैं जो उस ऐप में होते हैं। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको अपडेट कर दें तो।
यूपीआई फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई और एनपीसीआई ने कई सारी गाइडलाइंस भी दी हैं, जैसे कि यूपीआई लाइव छोटे भुगतान के लिए बिना पिन के ट्रांजैक्शन सुविधा, यूपीआई ऑटो पे सब्सक्रिप्शन और रैंकिंग पेमेंट के लिए सुविधाजनक तरीका है, यूपीआई वेरीफाइड क्यूआर जिससे जाली और कोड स्कैम को रोका जा सकता है, 123 पे यूपीआई जिसके फीचर से फोन यूजर्स भी यूपीआई यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉड रिपोर्टिंग हेल्पलाइन भी है सरकार की। अगर आपके साथ कोई यूपीआई फ्रॉड होता है तो आप 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर cybercrime.government.in की वेबसाइट पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में अगर मैं कहूँ तो यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को आसान तो कर दिया है, तेज भी बना दिया है, लेकिन हमें उतना ही सुरक्षित रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें आए दिन धोखा देना चाहते हैं, हमारे साथ विश्वासघात करना चाहते हैं और हमारे पूरे मेहनत के कमाए हुए पैसों को उड़ा देना चाहते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, इन चीज़ों को ध्यान रखें और जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।